Hello everyone, I am Annisha Ghosh, your maths teacher, and I welcome you all to AG Maths Academy. So आज हम लॉगरिथम के बारे में कुछ जानेंगे कि लॉगरिथम कैसे आया, किसने इन्वेंट किया. So for that we have to go back in time, and by back in time I mean to the early 1600s or the early 17th century. तो उस दौरान क्या होता था कि जो एस्ट्रोनॉमर्स थे उनको प्लैनेट्स के बीच डिस्टेंस निकालने में बहुत बड़ी कैलकुलेशंस लगती थी, और जो सेलर्स थे, इंजीनियर्स थे उस दौरान, उनको भी बहुत मुश्किल हो रही थी क्योंकि उन सेलर्स को नेविगेशन के लिए रूट्स निकालने होते थे. सी रूट्स निकालने होते थे जिसमें बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशंस होते थे, एज वेल एज फॉर इंजीनियर्स. तो उनको ऐसा कुछ टूल चाहिए था कि जो उनका ये जो बड़े बड़े कैलकुलेशंस है उसको सिंप्लीफाई कर सके. जस्ट इमेजिन कि अगर मुझे ऐसा कुछ करना पड़े, सपोज इफ आई वांट टू मल्टीप्लाई 5 digit बाय अनदर 5 digit. सो यही अगर मैं करती रहूं पूरा दिन बड़े बड़े नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन, कितना टाइम लगता होगा. सो अभी तो मैं कैलकुलेटर में डाल के कर सकती हूँ, बट तभी कैलकुलेटर नहीं होते थे, तो कितना टाइम लगता था अगर ऐसा मुझे निकालना पड़े. तो बट दिस कैन बी इजिली सिंप्लीफाइड थ्रू लॉगरिथम. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि 5 to the power x इक्वल्स टू 125, ठीक है, ये आपको एक इक्वेशन मैंने बोला, तो आप बहुत इजीली बोल सकते हो हाँ x का वैल्यू तो 3 होगा. बहुत जल्दी आप निकाल लोगे, है ना, बिकॉज आपको पता है क्यूब्स ऑफ नंबर्स. बट अगर मैं आपको बोलूं 3 to the power x इक्वल्स टू 5, अभी आप x का वैल्यू निकालें, तो ये आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा. बट दिस कैन ऑल्सो बी डन यूजिंग लॉगरिथम. ओके, सो यू कैन सी दैट लॉगरिथम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल. सो ऑल थैंक्स टू जॉन नेपियर साहब, जिन्होंने लॉगरिथम की इन्वेंशन की. So he was a Scottish mathematician, was born in the year 1550, died in the year 1615. And उन्होंने उनकी एक बुक पब्लिश की थी उन्होंने 1614 में, एंड उस बुक का नाम है, एक लैटिन नेम है, Mirifici Logarithmorum Canonis Descriptio. Mirifici Logarithmorum Canonis Descriptio. So this is the Latin name for description of the wonderful rule of logarithms. So उन्होंने इस नाम से एक बुक पब्लिश की थी 1614 में, जहां पर उन्होंने लॉगरिथम को डिस्क्राइब किया हुआ था. अगर मैं ऐसा कुछ लिखूं 162,897 मल्टीप्लाइड बाय 56379, तो ये एक 6 डिजिट नंबर है और ये एक 5 डिजिट नंबर है. और अगर मैं इन दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई करूं तो कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा नहीं हो जाएगा. बट अगर मैं इन दोनों नंबर को ऐड करूं तो ये ज़्यादा इजी हो जाता है मल्टीप्लिकेशन से. दोनों ही बड़े बड़े डिजिट है, बट अगर मल्टीप्लाई करने जाऊँ तो बहुत बड़ा हो जाता है कैलकुलेशन. बट अगर इन दोनों को मैं एडिशन करूं तो बहुत ईजी हो जाता है. एडिशन बहुत ईजी होता है मल्टीप्लिकेशन से. सो ये थॉट जॉन नेपियर साहब को आया.
उनका आइडिया था, मतलब ऐसा आइडिया है कि ऐसा कुछ हो सकता है क्या कि मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करने की जगह ऐड कर पाऊँ तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो वो सोच रहे थे कि ऐसा कुछ हो सकता है जिससे मैं इस मल्टीप्लिकेशन को मैं एडिशन में कन्वर्ट कर पाऊँ। सो इसी थॉट से उन्होंने लॉगरिथम का इन्वेंट किया और उसके बारे में उन्होंने उनकी इस बुक में मिरीफिसी लॉगरिथमोरम कैनोनिस डिस्क्रिप्टियो में उन्होंने लिखा। और ये एक लैटिन में लिखा हुआ है बुक। तो इस बुक का इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ द wonderful rule of logarithms. Okay, let us now look at the definition of logarithm. So suppose a, n or m, these are three real numbers. Okay, then in a to the power n equals to m, where, very important, a greater than 0, a not equals to 1. मैंने जो लिखा a to the power n equals to m, यहाँ पर हम a को बोलते हैं बेस, n को हम बोलते हैं इंडेक्स और पावर और एक्सपोनेंट। m को बोलते हैं हम आर्ग्यूमेंट। ओके, so suppose a and m are three real numbers, then in a to the power n equals to m, this n is called the logarithm. This is called the logarithm of m to the base a. ये n जो पावर है, जो एक्सपोनेंट है, जो इंडेक्स है, इस पावर को हम बोलते हैं, इस पावर एक्सपोनेंट इंडेक्स को हम लॉगरिथम बोलते हैं। सो बेसिकली लॉगरिथम गिव्स मी व्हाट? लॉगरिथम गिव्स मी द पावर ओनली। तो सिंबॉलिकली इसको हम लिख सकते हैं n इज इक्वल टू, n इज लॉगरिथम ऑफ m टू द बेस a ना, तो मीन्स n ही लॉगरिथम है, तो n को लिखेंगे n इक्वल्स टू लॉगरिथम ऑफ m टू द बेस a, ऐसे हम लिखेंगे। और लॉगरिथम को हम शॉर्ट फॉर्म में LOG लॉग लिखते हैं। ऑल राइट, ओके, कुछ ऑब्जर्वेशंस है कि अगर मैं लिखती हूँ कि इफ a टू द पावर n इक्वल्स टू m, then this implies n is equal to log m base a. All right. Conversely, अगर मैं बोलूँ n is equal to log m to the base a, this also means a to the power n equals to m. So implies and implied by, if and only if condition, ये by conditional है। अगर ये होता है तो ये होगा, अगर ये होता है तो ये होगा। ऑल राइट, और ये कब होगा? कंडीशन इज, जैसे मैंने पहले भी लिखा है कि a ग्रेटर देन 0, m भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, और a n m are all real numbers, are all real numbers. Okay, so ये मेरा ऑब्जर्वेशन 1 है। एक चीज़ नोट करना आप,
जहाँ पर मैं लिख रही हूँ कि a टू द पावर n इक्वल्स टू m, तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। a की एक्सपोनेंट क्या है? n है। तो जब हम ऐसे लिखते हैं a टू द पावर n इक्वल्स टू m, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं या इंडेक्स फॉर्म बोलते हैं, क्योंकि n इंडेक्स भी है। n को हम बहुत कुछ नामों से जानते हैं, लाइक इंडेक्स है, पावर है, एक्सपोनेंट है। ओके, और जब मैं लिखती हूँ m n इज इक्वल टू लॉग m बेस a, जब मैं ये लिखती हूँ n इज इक्वल टू लॉग m बेस a, तो इसको हम लॉगरिथमिक फॉर्म बोलते हैं। ओके, लॉगरिथमिक फॉर्म। जैसे लॉग का मतलब, लॉग क्या करता है? लॉग हमें पावर देता है। लॉगरिथम हमको ये पावर देता है, ठीक है। वैसे अगर मैं एंटी लॉग लिखूं, एंटी लॉग ऑफ दिस पावर टू द बेस a, देन दिस गिव्स मी m। सो एंटी लॉग को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि एंटी लॉग ऑफ दिस पावर का वैल्यू हमें m देता है। लॉगरिथम हमको पावर देता है और एंटीलॉग हमें उस एक्सपोनेंट का वैल्यू देता है जो कि m है, a टू द पावर n इक्वल्स टू m। अगर आप इसको थोड़ा बारीकी से देखें तो बेसिकली मैं बोल सकती हूँ कि जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और ये जो एंटीलॉग है, ये दोनों बेसिकली सेम काम ही करते हैं। तो इस m को मैं लिख सकती हूँ a टू द पावर n। सो a टू द पावर n लिखना और एंटीलॉग n टू द बेस n a लिखना सेम चीज़ें हैं, राइट। सो एक्सपोनेंशियल फॉर्म और एंटीलॉग फॉर्म दोनों सेम ही है। ऑलराइट, ओके, हम जल्दी से कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे कि कैसे हम एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड वाइस वर्सा। ओके, जैसे मैं लिख रही हूँ कि 2 टू द पावर 3 इक्वल्स टू 8, तो इसको हम लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो लॉग हमको क्या देता है? पावर देता है। यहाँ पर पावर क्या है मेरा? 3, 2 है मेरा बेस, 8 है मेरा आर्ग्यूमेंट। सो हम कैसे लिखेंगे? लॉगरिथम हमको पावर देता है तो हम लिखेंगे दिस पावर 3 इज इक्वल टू लॉग 8 टू द बेस 2। ऑलराइट, अगर मैं लिखती हूँ 4 क्यूब इज इक्वल्स टू 64, तो इसको हम लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे? लॉगरिथम हमको क्या देता है? पावर। इधर 3 क्या है? मेरा n है, 4 मेरा a है, बेस है, एंड 64 है मेरा m। तो इधर पावर जो n है, लॉगरिथम हमको पावर देता है, पावर n है, मतलब n क्या है? इधर 3 है। तो हम क्या लिख सकते हैं? दिस पावर इज इक्वल टू लॉग m टू द बेस a। m क्या है मेरा? 64, बेस क्या है मेरा? 4। ऑलराइट, सो ऐसे ही हम कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर, एक्सपोनेंशियल टू लॉगरिथम, लॉगरिथम टू एक्सपोनेंशियल। ऑलराइट, ओके ओके, मुझे और एक चीज़ बताना था कि जैसे मैं लिखती हूँ कि a टू द पावर n इज इक्वल्स टू m implies log m to the base a is equal to n, where a and m are all real numbers, a और m greater than 0। सो यहाँ पर अगर ये जो मेरा बेस है, a क्या है? मेरा बेस है। ये बेस अगर 10 होता है तो इसको हम कॉमन लॉगरिथम बोलते हैं। अगर मैं ऐसे लिखूँ log m बेस 10, तो ये हो गया मेरा कॉमन लॉगरिथम, ठीक है। और इसको हम और एक नाम से भी जानते हैं,
इट इज ऑल्सो नोन एज ब्रिग्जियन लॉगरिथम। तो अभी आप पूछोगे कि ब्रिग्जियन लॉगरिथम क्यों बोलते हैं? तो ये वर्ड जो है ब्रिग्जियन, इसका भी एक इंटरेस्टिंग सा स्टोरी है। सो एक बंदा है जिनका नाम है हेनरी ब्रिग्स, born in the year 1556 and passed away in the year 1630. So Henry Briggs, he was an English mathematician, ज्योमेट्री के प्रोफेसर थे वो, और उनको एस्ट्रोनॉमी, नेविगेशन में बहुत रुचि थी। तो 1614 में जब जॉन नेपियर साहब ने उनकी बुक पब्लिश की, तो हेनरी ब्रिग्स ने उस बुक को पढ़ा, और उस बुक को पढ़ के उनको लगा कि कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो थोड़ा सिंपल हो सकती थी। जैसे जॉन नेपियर ने जो ए का वैल्यू है, उन्होंने ए का वैल्यू इस रेंज में रखा था, और एक्स को उन्होंने ग्रेटर देन 1 लिया था। तो जब मैं log x टू दी बेस a निकालती हूँ तो ये एक नेगेटिव वैल्यू आता है। log x टू दी बेस a एक नेगेटिव वैल्यू आता है। तो नेगेटिव वैल्यू आने से क्या होता है ना, कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता है। तो ब्रिग्स जो थे, हेनरी ब्रिग्स, उनको लगा कि अगर हम बेस इस रेंज में ना लेके, अगर हम बेस a को 10 लेते हैं तो कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाता है। तो उन्होंने 1615 को ही वेंट ऑन ए 4-day जर्नी टू मीट जॉन नेपियर। वो जॉन नेपियर से मिलने चले गए, और उनको जाके उन्होंने ये बोला कि क्यों ना हम बेस ए को 10 लेके लॉग टेबल बनाते हैं, क्योंकि जो लॉग टेबल जॉन नेपियर ने दिया था वो सही था, बट वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि उन्होंने जो log x टू द बेस a इसका वैल्यू नेगेटिव उन्होंने, बिकॉज उन्होंने a का जो रेंज है, उन्होंने ये रेंज कंसिडर किया था, x ग्रेटर देन 1 था, इसीलिए log a टू द बेस a का वैल्यू नेगेटिव आ रहा था। सो नेगेटिव वैल्यू से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो फिर ब्रिग्स ने ये प्रपोज किया कि हम बेस 10 लेके चलेंगे। तो 10 लेके अगर चलते हैं तो क्या होता है कि बहुत सारा वैल्यूज निकालना इजी हो जाता है, कि log 100 बेस 10, log 1000 बेस 10, log 100 बेस 10 क्या होता है, 2 होता है, log 1000 बेस 10 होता है 3। सो ऐसे चीज़ें बहुत सिंप्लीफाई हो जाती है। तो इसीलिए उन्होंने log बेस 10 को प्रपोज किया। और ऑल्सो अनदर रीज़न इज़ कि जैसे हमारा जो नंबर सिस्टम है, जैसे हम 0, 1, 2 से लेके 9 तक पढ़ते हैं, तो ये बेस 10 सिस्टम है, राइट। तो इसके लिए भी उन्होंने बोला कि हम बेस 10 ले सकते हैं। और इन द ईयर 1617 को उन्होंने, नेपियर साहब ने जो लॉगरिथम टेबल दिया था उसको उन्होंने थोड़ा इम्प्रूव करके उन्होंने बेस 10 में उन्होंने लॉग टेबल दिया, बेस को 10 पकड़ के, और उन्होंने एक फर्स्ट बुक पब्लिश की थी। थोड़ा इट वाज अ वेरी स्मॉल वर्क विच इज़ कॉल्ड द लॉगरिथमोरम कीलियस प्राइमा, एंड लैटिन में है बुक, तो उसका इंग्लिश वर्जन है द फर्स्ट 1000 लॉगरिथम्स। इस बुक में उन्होंने फर्स्ट 1000 नंबर्स का लॉगरिथम वैल्यूज उन्होंने निकाला विथ बेस 10। और एंड पहले तो 1617 में उन्होंने फर्स्ट 1000 की वैल्यूज ही सिर्फ दिए थे, फर्स्ट 1000 लॉगरिथम वैल्यूज ही ओनली दिए थे। फिर 1624 को उन्होंने एक और बुक लिखा विच वॉज एन एक्सटेंशन ऑफ द अर्लियर बुक, और वहाँ पर उन्होंने 1000 को एक्सटेंड करके 20,000 तक लेके गए, और भी कुछ और ज़्यादा एडिशंस भी थे। ऑलराइट, सो ये था स्टोरी अबाउट हेनरी ब्रिग्स एंड जॉन नेपियर। जॉन नेपियर जो इन्वेंट किया
लॉगरिथम को और हेनरी ब्रिग्स जो इसको इम्प्रूव किया। वैसे तो अब हम लॉग टेबल इतना यूज़ नहीं करते। जो बच्चे क्लास 11-12 में होंगे वो कैलकुलेटर से ही लॉग की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेटर तो अलाउड है यूज़ करना। बट द पॉइंट इज़ कि जो लॉग का कॉन्सेप्ट है इट इज़ सो पावरफुल, क्योंकि इसका बहुत सारे प्रैक्टिकल यूजेस है इन मैनी फील्ड्स ऑफ साइंस। इन केमिस्ट्री जो क्लास 12 में बच्चे होंगे उनको पता है कि अगर उनको किसी चीज़ का pH निकालना हो, so they use logarithm for that. Also in astronomy to measure the brightness of stars, रिक्टर स्केल में अर्थक्वेक की स्ट्रेंथ निकालने के लिए, और हायर मैथमेटिक्स लाइक एल्जेब्रा और कैलकुलस में तो हम हरदम लॉगरिदम यूज करते हैं। तो कैलकुलस में हम लॉग बेस 10 नहीं लेते, हम लॉग बेस ई लेते हैं, मतलब a इज इक्वल्स टू हम ई लेते हैं इन कैलकुलस। एंड जब मैं लॉग बेस ई लेती हूँ तो इस नेचुरल लॉगरिदम बोलते हैं, नेचुरल लॉगरिदम, और इसको हम नेपियरियन लॉगरिदम भी बोलते हैं, नेपियरियन लॉगरिदम। और ये जो ई है मेरा, बेस ई है मेरा, सो ई इज just like pi, it is also an irrational number, and so because it's an irrational number, so it can't be expressed in the form of p by q. बट अब मैं इस वीडियो में ई के बारे में और ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रही हूँ कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आपको चाहिए तो मैं ई के बारे में एक दूसरा वीडियो बना के डाल दूंगी, आप कमेंट में लिखना कि आपको वीडियो चाहिए। ऑल राइट, सो माई पॉइंट इज कि लॉग की बहुत सारे यूजेस हैं, एंड टिल टुडे, टू दिस डे, log is a very powerful tool. So let us now look at the laws of logarithm. So the first law we have is called the product formula of logarithm. So remember मैंने ऐसा बोला था आपको कि अगर मेरे पास दो नंबर्स होते जो बहुत बड़े नंबर्स होते, सो लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट ये था, अगर बड़ा नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना डिफ़िकल्ट हो रहा है, अगर एडिशन हो जाता तो जल्दी हो जाता कैलकुलेशन, अगर मल्टीप्लिकेशन की जगह एडिशन करना होता तो वो ज़्यादा जल्दी हो जाता। तो ऐसा कुछ ज़रिया है कि जिसके हेल्प से मैं इस मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में कन्वर्ट कर सकूं। या ऑफ कोर्स वी हैव दैट, एंड दिस इज़ वेयर लॉगरिथम कम्स। सो इफ़ वी टेक log of mn, then we can write it as this: multiplication gets converted to plus log of n. So ये प्रोडक्ट से ये एडिशन हो गया है, एंड बिकॉज ऑफ लॉगरिथम वेयर m n are all positive real numbers, and we have base a over here, a greater than 0, a not equals to 1. ओके, सो जब कैलकुलेटर्स नहीं होते थे और मुझे एक बड़ा सा नंबर के साथ एक और बड़ा नंबर और फिर बड़ा नंबर के, मतलब अगर मुझे ये बहुत सारे बड़े नंबर्स के प्रोडक्ट करने होते थे तो इट यूज़ टू बी रियली लाइक वेरी लेंदी। तो जब कैलकुलेटर्स नहीं थे तब कैसे करते थे, तब लॉगरिथम के मदद से वो बहुत ईजीली कर लेते थे। क्योंकि अगर सपोज़ ये एक बड़ा नंबर है और मैं और एक बड़ा नंबर ऐड कर लेती हूँ, सपोज़, और मैं और एक बड़ा नंबर ऐड करती हूँ, तो फिर और एक बड़ा नंबर ऐड करते रहती हूँ, तो क्या होगा कि मैं इस जो भी नंबर होगा इसको मैं x पकड़ लूँगी, फिर मैं I will use log on both sides. Okay, I will use log on both sides. So फिर I will use log on both sides, and फिर because of the product formula that I have कि log of m into n is equals to log of m plus log of n. अगर m into ना हो के m into n into s into r into q डॉट 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 चलता रहता, तो क्या होता कि ये ब्रेक होता रहता कि log of m प्लस log of n प्लस log of s प्लस log of r प्लस log of q, ऐसे ये ब्रेक होता रहता कनेक्टेड बाय दिस एडिशन सिंबल। ओके, सो ऐसे मैं लिख सकती हूँ log of
this number plus log of this number using this product formula plus log of this number इज इक्वल्स टू इस साइड में मेरा log x तो है। तो फिर मैं log टेबल की हेल्प से इन log की वैल्यूज़ निकाल सकती हूँ और फिर सपोज़ कुछ भी एक नंबर आया, सपोज़ 145 या ऐसा कुछ भी नंबर आया इज इक्वल्स टू log x, फिर मैं x की वैल्यू क्या आएगा मेरा, x विल बी माई एंटी लॉग ऑफ 145 या जो भी नंबर आता है, देन मैं एंटी लॉग टेबल से ये वैल्यू निकाल के बस मुझे x का वैल्यू मिल गया। तब पहले जब कैलकुलेटर्स नहीं होते थे तो हाथ से करना, पेन एंड पेपर में करना, इट टू बी रियली डिफ़िकल्ट, तो तब लॉग टेबल्स बहुत काम आते। सो हम लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल कैसे यूज़ करते हैं, कैसे हम टेबल्स की मदद से वैल्यूज़ निकालते हैं, इसके लिए मैं एक सेपरेट सा वीडियो बनाऊंगी जहाँ पर मैं बहुत डिटेल में ये सब कुछ एक्सप्लेन करूँगी, सिग्निफिकेंट फिगर्स, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। और मैं अगर इस वीडियो में करने चलूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊंगी और उसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप थोड़े दिन बाद चेक करना, क्योंकि मैं अभी भी अपलोड नहीं किया हुआ है, थोड़े दिन बाद मैं अपलोड करूँगी और आपको उस वीडियो का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो नेक्स्ट वी हैव द क्वोशिएंट फॉर्मूला ऑफ लॉगरिथम। सो एक बात बोलिए मुझे कि अगर मैं m/n लिखती हूँ और m एक बहुत बड़ा नंबर है, n एक बहुत बड़ा नंबर है, ये दोनों ही बहुत बड़े नंबर्स है, और इन दोनों का मैं इन दोनों को डिवाइड करूँ और मुझे क्वोशिएंट चाहिए, तो एक दो बड़े नंबर्स को डिवाइड करना प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा, बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। बट अगर मुझे ये डिवीजन की जगह अगर मुझे सब्सट्रैक्ट करना होता तो सब्सट्रैक्शन ज़्यादा इजी होता डिवीजन से। तो ऐसा कुछ ज़रिया है कि मैं इस डिवीजन को सब्सट्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकूं, इस डिवीजन को मैं सब्सट्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकूं? हाँ है। वी कैन टेक लॉग ऑफ m/n which will give me log of m minus log of n। तो ये जो डिवीजन था ये अभी सब्सट्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया है यूजिंग लॉग। तो सब्सट्रैक्शन करना क्योंकि इजी होता है डिवीजन से। सो इसी आइडिया से ये फॉर्मूला आया वेयर m n आर ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, a greater than 0, a not equals to 1। ओके, अभी आप इस नंबर को देखिए, द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इतना बड़ा है और अगर मैं इसको डिवाइड करने जाऊँ तो मुझे दिक्कत होगी पेन पेपर में करने में, बट आई कैन यूज लॉगरिथम एंड इजीली फाइंड द सोल्यूशन फॉर इट। तो मैं क्या करूँगी, आई टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स। ओके, आई टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स। सो मैं फिर फॉर्मूला लगाऊंगी, दिस क्वोशिएंट फॉर्मूला, कि लॉग ऑफ दिस नंबर बाय दिस नंबर विल बी लॉग ऑफ दिस नंबर माइनस लॉग ऑफ ये जो न्यूमरेटर है मेरा और ये सपोज डिनोमिनेटर है, सो लॉग ऑफ न्यूमरेटर माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर करूंगी इज इक्वल्स टू मेरा लॉग एक्स आएगा। फिर मैं लॉग टेबल की हेल्प से ये निकालूंगी, ये दोनों वैल्यूज निकालूंगी। तो जो भी वैल्यूज आते हैं मेरा आ रहा होगा, आई डोंट नो, सपोज 25 से इज इक्वल्स टू लॉग एक्स। तो फिर मैं x की वैल्यू जैसे मैंने पहले दिखाया था इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 25। तो फिर मैं एंटी लॉग की टेबल से आई कैन फाइंड दिस वैल्यू। सो हो गया, मैं लॉगरिथम की हेल्प से मैंने निकाल लिया, मुझे पेन पेपर में बैठ के डिवाइड नहीं करना पड़ा। ऑल राइट, so next we have the power formula of logarithm. So what is that? Log m base a और m की पावर p है, तो क्या हो जाएगा, ये जो p है ये आगे आ जाएगा, p log m to the base a। all right, where
a greater than 0, a not is equal to 1, m is a positive real number and p is a real number. All right. So ये पावर फॉर्मूला में दिस पावर फॉर्मूला इज सो वाइडली यूज्ड, ये बहुत यूजफुल है. इसका एक और वर्जन है. इफ आई राइट log of m to the base a to the power p, और ये पावर जो p है ये बेस की पावर है. सो व्हाट विल हैपन, तो ये जब इधर जाएगा will go as 1 by p log m base a, where a and m both are greater than 0, a not is equal to 1, p यहाँ पर देखो 0 नहीं हो सकता, p not equals to 0 and p is any real number but not 0. ऑल राइट. अच्छा, हम अभी देखते हैं कि हम पावर फॉर्मूला को कैसे यूज़ कर सकते हैं. इफ़ आई से कि 5 to the power x इक्वल टू 125, तो ये एक इक्वेशन है, तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर दोगे दैट x इक्वल टू 3, बिकॉज आपको क्यूब्स पता होते हैं नंबर की. ठीक है. अगर मैंने आपको बोला 3 to the power x इक्वल टू 5, अभी आप x की वैल्यू निकालें, तो अब आप सोचने लगोगे कि कैसे निकालेंगे, क्योंकि ऐसा तो कोई इंटीजर पावर है नहीं जो मुझे 3 को मैं इस पावर को रेस करूँ, इस पावर तक रेस करूँ टू गेट 5. ऐसा तो कुछ इंटीजर वैल्यू है नहीं, दिमाग में जल्दी तो नहीं आ रहा है मेरा, किसी का भी नहीं आ रहा होगा. तो ये मैं लॉगरिथम से सॉल्व कर सकती हूँ. क्या करूँगी मैं, आई विल टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स. log 3 to the power x इक्वल्स टू log 5. एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर मैं सिर्फ log लिखती हूँ ना, तो इट इज़ अंडरस्टूड कि इसका बेस 10 है, मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप लिखते हो तो इट्स ओके, अगर नहीं भी लिखते हो इट्स अंडरस्टूड कि ये लॉग बेस 10 ही है. तो इधर जहाँ पे लॉग लिख रही हूँ ना, तो इट इज़ अंडरस्टूड कि ये बेस 10 ही है. ठीक है. तो अभी पावर फॉर्मूला यूज़ करेंगे. ये क्या है, log 3 to the power x है ना. तो log 3 to the power x को मैं यहाँ से क्या लिख सकती हूँ कि ये जो पावर है ये आगे आ जाता है. तो यहाँ पर मेरा 3 to the power x था, तो x आगे आ जाएगा, x log 3 to the base 10 आएगा. सो x log 3 to the base 10 इज इक्वल्स टू log 5 to the base 10. अब यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, x इज इक्वल टू log 5 to the base 10 बाई, ये डिवाइड हो जाएगा, इस साइड चले जाएगा log 3 टू दी बेस 10. अब मैं लॉग टेबल से इन दोनों का वैल्यू लिख सकती हूँ और लॉग वैल्यूज़ यूज़ करके मैं x की वैल्यू निकाल सकती हूँ. तो बहुत इजी हो गया. तो हम और एक एग्जाम्पल लेंगे. ओके, 2 to the power 100. आपको बोलना है कि 2 to the power 100 में कितने डिजिट्स होंगे. अगर मैं आपको बोलती हूँ 10 to the power 2 में कितने डिजिट्स होंगे, तो आप बोल दोगे 10 to the power 2 क्या होता है, 100 होता है. 10 into 10 100 होता है. 100 में 3 डिजिट्स होंगे. 10 to the power 4 में कितना होता है, 10 to the power 4 क्या है, 10,000, तो 5 डिजिट्स होंगे, है ना. बट मैं अगर बोलूँ 2 to the power 100 में कितने डिजिट्स होंगे, तो ये तो निकालना बहुत मुश्किल होगा. अब अगर मैं आपको बोलूँ 10 to the power 10 में कितना डिजिट्स होगा, तो ये भी आप बोल लोगे, क्योंकि 10 को बस 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. तो 10 जीरोज आएंगे और प्लस 1 होगा, तो मतलब 11 डिजिट्स. ठीक है. तो अगर मैं 10 की पावर में कुछ बोलूँ तो आप बहुत आसानी से निकाल लोगे. बट अगर मैं 2 to the power 100 बोलूँ, तो ये इसको भी हम निकाल सकते हैं कि 2 to the power 100 में कितने डिजिट्स होंगे, हम निकाल सकते हैं यूजिंग लॉगरिथम. ओके, चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे हम नंबर ऑफ डिजिट्स इन 2 to the power 100. सो लेट x इक्वल्स टू 2 to the power 100. हमने 2 to the power 100 को x पकड़ा है. तो अभी हम log यूज करेंगे बोथ साइड्स. तो ये
log ऑफ 2 to the power 100 हो जाता है, ठीक है। और मैंने log लिया है, मतलब मैंने सिर्फ log लिखा है, तो समझ लेना कि बेस 10 ही है, ठीक है। सो log x इक्वल्स टू, अभी पावर फॉर्मूला यूज करेंगे। पावर फॉर्मूला क्या था, ये जो पावर है p ये सामने आ जाता है, राइट। तो p log m टू द बेस है, तो यहाँ पर क्या होगा 100 log 2 टू द बेस 10। ओके, सो log x इज इक्वल टू 100 इंटू log 2 क्या होता है, log 2 का वैल्यू 0.30103। ओके, log 2 का वैल्यू होता है 0.30103, आपको log टेबल से मिल जाएगा ये। फिर log x इज इक्वल टू क्या आया 30.103। ये 100 से मल्टीप्लाई है ना, तो डेसिमल 2 घर शिफ्ट होगा टू द राइट। ओके, सो log x का वैल्यू क्या आया मेरा 30.103। अभी आपको यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। एक है कैरेक्टरिस्टिक और एक है मेंटिसा। तो ये दोनों टर्म्स मैं अभी इतना डीप में जाके नहीं एक्सप्लेन करूंगी, तो आपको बस एक आइडिया दूंगी कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा। log ऑफ एनी पॉजिटिव रियल नंबर टू द बेस 10 को हम दो पार्ट में लिख सकते हैं। एक होता है इंटीजर पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। ओके, तो कोई भी एक n क्या है, n है मेरा पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। तो मैं कोई भी एक पॉजिटिव रियल नंबर का अगर लॉग लूँ तो उसको मैं दो हिस्से में बांट सकती हूँ। अगर मैंने log ऑफ n का वैल्यू, सपोज log ऑफ n का वैल्यू मेरा 25.636 आया सपोज, तो इसको मैं 25 प्लस 0.636 लिख सकती हूँ, राइट। तो ये 25 पार्ट क्या है, ये मेरा इंटीजर पार्ट है। तो 25 मेरा इंटीजर पार्ट है और 0.636 ये मेरा फ्रैक्शनल पार्ट है। तो log ऑफ एनी पॉजिटिव रियल नंबर टू द बेस 10 कैन बी रिटन इन टू पार्ट्स, वन इज इंटीजर पार्ट और एक है फ्रैक्शनल पार्ट। तो जो इंटीजर पार्ट है ना, इंटीजर पार्ट को हम कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं और जो फ्रैक्शनल पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट को हम मेंटिसा बोलते हैं, ठीक है। तो मैं इतना डीप में जाके नहीं समझा रही हूँ क्योंकि मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊंगी जहाँ पर मैं बहुत डिटेल से सब कुछ एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो अब अभी के लिए बस आप थोड़ा ऊपर ऊपर से एक आइडिया रखिए, ठीक है। ऑल राइट, तो यहां पर मेरा क्या आया, log x इक्वल टू 30.103। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 30 प्लस 0.103, ये 30 हो गया मेरा कैरेक्टरिस्टिक और ये 0.10 हो गया मेरा मेंटिसा। ऑल राइट, तो एक फॉर्मूला है, अगर मुझे नंबर ऑफ डिजिट्स निकालना है, नंबर ऑफ डिजिट्स निकालना है, मुझे निकालना किसको है, किस में है, x का निकालना है कि x में कितना नंबर ऑफ डिजिट्स होगा। x क्या है मेरा, x है मेरा 2 to the power 100। तो 2 to the power 100 में कितना डिजिट्स अगर निकालना है तो इसका, तो मुझे log x को कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा में तोड़ना पड़ेगा। सो इसका फॉर्मूला ये होता है नंबर ऑफ डिजिट्स का, कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1, ठीक है। सो इधर log x को मैंने कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा में डिवाइड किया हुआ है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है मेरा 30, तो नंबर ऑफ डिजिट्स इन 2 to the power 100 क्या होगा मेरा, कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1, ये फॉर्मूला है। और यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक मेरा क्या है 30, तो मैं 30 पुट करूँगी, 30 प्लस 1, तो नंबर ऑफ डिजिट्स इन 2 to the power 100 कितना हो गया 31। सो 31 डिजिट्स होंगे 2 to the power 100 में। तो लॉग की हेल्प से हमने ये भी निकाल सकते हैं। हम अभी नेक्स्ट फॉर्मूला में जाएंगे एंड दिस इज कॉल्ड द चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला। log b to the base c,
log b टू द बेस c, इसको क्या लिख सकते हैं, log b टू द बेस a बाय log c टू द बेस a। ये बेस सेम रहेगा, बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बेस सेम रहेगा, वेयर a b c आर पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड a नॉट इज इक्वल टू 1 एंड c नॉट इज इक्वल टू 1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मैं इसको रख दूं, इस चीज को मैं इधर लिखूं, log b बेस a को लिख सकती हूँ, मतलब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर सकती हूँ कि log b बेस c इंटू log c बेस a। तो अगर मुझे log b बेस a लिखना है तो मैं इसको लिख सकती हूँ log b बेस c, और ये जो c है और ये जो c है ये देख सकते हो आप कॉमन है, तो क्या रह जाएगा, b और a, मेरा लेफ्ट हैंड साइड में b और a रह जाता है। तो ये भी एक डिफरेंट तरीका है इस चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला को लिखने का, ये एक डिफरेंट सा तरीका है। ओके, अब एक चीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप, इस फॉर्मूला में इन दिस फॉर्मूला अगर मैं b और c को, इफ आई चेंज b टू a और मैं c को चेंज करती हूँ b में, मतलब मैं b के जगह a लेती हूँ और c के जगह मैं b लेती हूँ, तो क्या होगा, तो यहाँ पर मैंने क्या लिया है, यहाँ पर मैंने a लिया है और यहाँ पर मैंने b लिया है। सो आई कैन राइट log a टू द बेस b, सो आई विल राइट log a टू द बेस b, ऑल राइट, इज इक्वल टू b के जगह मैंने क्या लिया था, a लिया था, राइट, और a तो a ही रहेगा, सो इज इक्वल टू log a टू द बेस a बाय, नीचे क्या है, log c टू द बेस a, c के जगह मैंने क्या लिया था, b, तो c के जगह मैं c को मैं b से रिप्लेस करूंगी, log b बेस a। तो यहां से क्या आ रहा है, log a टू द बेस a क्या होता है, 1 होता है। ओके, सो ये आप कहीं पर नोट बना के रखिएगा कि ये 4 हो गया तो ये 5, या आप यहाँ पर एक नोट बना लीजिएगा कि log a टू द बेस a इज इक्वल टू 1, a ग्रेटर देन 0, a नॉट इज इक्वल टू 1। ओके, सो ये 1 आ जाएगा, तो मैं लिख सकती हूँ कि इम्प्लाइज log a टू द बेस b इज इक्वल टू 1 बाई log b टू द बेस a। ऑल राइट, सो मुझे क्या मिला, log a टू द बेस b इज इक्वल्स टू 1 बाई log b टू द बेस a। ओके, यहां से मैं क्या लिख सकती हूँ कि log a टू द बेस b इंटू log b टू द बेस a इज इक्वल टू 1। ये भी कभी कभी यूज होता है, बहुत यूज होता है ये। सो मैंने अभी चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला देखा है, तो ये मेरा बहुत इम्पॉर्टेंट सा फॉर्मूला है, इसी से बहुत सारे और चीज़ें निकल के आते हैं, जैसे कि ये और फिर दिस वन। और ये भी कभी कभी हम यूज़ करते हैं कि अगर मैं log a टू द बेस b लिखूं, तो अगर मुझे b जो मेरा बेस है, अगर मुझे b को आर्ग्यूमेंट बनाना है और इधर a जो मेरा आर्ग्यूमेंट इसको बेस में लाना है, तो मैं बस 1 बाई करूँगी, 1 बाई log b टू द बेस a हो गया, इधर b मेरा आर्ग्यूमेंट हो गया और a मेरा बेस हो गया। तो ये चेंज ऑफ बेस, इसीलिए इसको चेंज ऑफ बेस, और ये चेंज ऑफ बेस, ये जो चीज़, ये चेंज ऑफ बेस इस फॉर्मूला से आता है, दिस इज़ द मेन फॉर्मूला, और इधर से ये फॉर्मूला आता है, चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला। ऑल राइट, एक और चीज़ आप लोग नोट करना कि a टू द पावर 0 इक्वल टू 1 हमें पता है, एनीथिंग रेज टू द पावर 0 गिव्स 1, ठीक है, वेयर a ग्रेटर देन 0 एंड a नॉट इक्वल टू 1। तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया है ना, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने लिखा है। तो अगर इसको मैं लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, log 1 टू द बेस a इक्वल टू 0,
और ये आपको याद रखना है क्योंकि इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू, बहुत जगह यूज़ होता है। और मैंने आपको दिखाया है कि ये log 1 की वैल्यू 0 क्यों होता है, बिकॉज ऑफ दिस। एक चीज़ आपने नोटिस करी कि मैंने हर जगह मैंने जब लिखा a टू द पावर n इक्वल्स टू बी इम्प्लाइज log b टू द पावर a इक्वल्स टू n, मतलब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और ये मेरा लॉगरिथम फॉर्म है, ठीक है ना। तो मैंने जब ये दोनों चीज़ें लिखा, इसके साथ मैंने ये सारे कंडीशंस भी लिखे कि a ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू 1, b ग्रेटर देन 0। तो आपने कभी सोचा कि मैं a को पॉजिटिव ले रही हूँ, ठीक है, और a को 1 नहीं ले रही हूँ, b को पॉजिटिव ले रही हूँ, क्या होगा अगर मैं a को 0 ले लेती हूँ, या a को मैंने 1 ले लिया, या a को मैंने नेगेटिव नंबर ले लिया, b को मैंने 0 ले लिया, या b को मैंने नेगेटिव ले लिया, क्या होगा? तो ये आप सोचना, ठीक है, और मुझे कमेंट करना। अगर आप कंफ्यूज्ड हो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं इसके ऊपर एक पूरा डिटेल वीडियो बनाऊंगी जहाँ पर मैं पूरा चीज़ एक्सप्लेन करूँगी क्यों हम इन सिचुएशंस को हमने एक्सक्लूड किया हुआ है, क्यों हम इस सिचुएशंस को नहीं लिखते, क्यों हम इस ऐसे चीज़ों को हटा दिए हैं, ठीक है। सो अभी हम थोड़ा ग्राफ देख लेंगे। दिस इज़ द ग्राफ ऑफ log x। दो ग्राफ्स है क्योंकि मैंने एक बार a विच इज़ माई बेस उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 लिया हुआ है, और एक बार मैंने a की वैल्यू 0 और 1 के बीच लिया हुआ है। तो जिनको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आता है तो वो बहुत अच्छा है क्योंकि उनको बहुत इजीली समझ में आएगा। जिनको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं आता है तो आप पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट कीजिए, इसके बाद ही आप वीडियो की इस पार्ट को देखें। ओके, सो हम log x की ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे? सो मैं यहाँ पर लिखती हूँ कि y इक्वल्स टू log x बेस a। तो मैं a को फिक्स्ड कर देती हूँ, ठीक है, a का मुझे फिक्स्ड वैल्यू लेना है और मैं इस केस को कंसिडर कर रही हूँ जहाँ पर a ग्रेटर देन 1 है। तो मैं a ग्रेटर देन 1 कुछ ले लेती हूँ। सपोज़ मैं a इक्वल्स टू 10 ले लेती हूँ क्योंकि बेस 10 बहुत वाइडली यूज होता है। जो लॉग टेबल्स हैं हमारे मोस्टली बेस 10 में ही रहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं a इक्वल्स टू 10 ले रही हूँ। तो y इक्वल्स टू लॉग हो गया x बेस 10। तो अभी अगर मैं x की वैल्यू पुट करूँ, सपोज़ मैं log x की वैल्यू, सपोज़ मैं x की वैल्यू 1 लेती हूँ, ठीक है। तो अगर मैं x की वैल्यू 1 लेती हूँ तो log 1 टू द बेस 10 क्या होगा? log 1 टू द बेस 10, मैंने एक कुछ देर पहले ही नोट लिखाया था। log 1 टू द बेस 10, log 1 का वैल्यू क्या होता है? 0। तो मीन्स मैं जब x की वैल्यू 1 ले रही हूँ, y की वैल्यू मेरा क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ इस x एक्सिस को 1,0 में इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है एक्चुअली, जब मैंने 1 लिया है, मतलब x कोऑर्डिनेट जब मेरा 1 है, x कोऑर्डिनेट जब मेरा 1 है तो y कोऑर्डिनेट मेरा क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो इसीलिए ग्राफ x एक्सिस को 1,0 में इंटरसेक्ट कर रहा है। ऐसे ही अगर मैं x की वैल्यू 2 लेती हूँ, अगर मैं 2 लेती हूँ तो y की वैल्यू 0.30103 आएगा, ठीक है। लॉग टेबल से निकाल सकते हो आप log 2 बेस 10 का क्या आएगा। तो ऐसे ही अगर मैं x, मतलब जो भी मैं x की वैल्यू बिठाती हूँ तो उसका एक कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू मुझे मिलेगा ना, उसका एक कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू मिलेगा। अगर मैं 1 बिठाती हूँ तो x y की वैल्यू क्या आ रहा है? 0। ऐसे अगर मैं x की वैल्यू 2 बिठाऊंगी तो y की वैल्यू आएगा 0.30103। अगर मैं x की वैल्यू 3 बिठा रही हूँ तो आएगा वैल्यू मेरा, y की वैल्यू क्या आएगा? 0.47712। तो ये मैं लॉग टेबल से बोल रही हूँ, ठीक है। तो ऐसे हर एक एक्स वाई का वैल्यूज़ अगर मैं ग्राफ में प्लॉट करूँ, ठीक है, ग्राफ पेपर में अगर प्लॉट करूँ मैं, तो मुझे कुछ इस तरह का कर्व मिलेगा। एंड इन द सेम वे अगर मैं a की वैल्यू 0 और 1 के बीच रखूँ तो मुझे हर एक x की कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू जो भी मुझे मिलेगा, और मुझे अगर मैं सब वो पॉइंट्स ग्राफ पेपर में प्लॉट करती हूँ तो मुझे कुछ इस तरह का ग्राफ मिलेगा, ठीक है।
और एक चीज़ आप नोट करें कि हम बाय डेफिनेशन x और a को पॉजिटिव रियल वैल्यूज़ लेते हैं, इसीलिए आप देखेंगे बिकॉज x इज़ पॉजिटिव, इसीलिए आप देखेंगे कि ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ही है, मतलब राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में नहीं है। ये दोनों ग्राफ्स में ये राइट साइड में है, क्योंकि राइट साइड में क्या होता है, x पॉजिटिव होता है। ये जो x एक्सिस है, ये जो पार्ट है x एक्सिस का, ये पॉजिटिव x एक्सिस है, और बिकॉज हम x को हर वक्त पॉजिटिव लेते हैं, इसीलिए ग्राफ भी हमारे राइट साइड में ही है, इधर भी राइट साइड और इधर भी राइट साइड में है। ओके, जब a की वैल्यू हम पॉजिटिव लेते हैं तो देखा गया है कि जब a की वैल्यू 0 और 1 के बीच होता है तो ग्राफ इस तरह बिहेव करता है, और जब हम a को 1 से ग्रेटर लेते हैं तब ग्राफ इस तरह बिहेव करता है। जब a हम 0 और 1 के बीच लेते हैं तो आप देख रहे हो कि ये ग्राफ डिक्रीजिंग है, मतलब नीचे की तरफ आ रहा है ना, इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और जब 1 से ग्रेटर है तो ग्राफ ऊपर उठ रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ओके, नाउ वी विल सी द साइन रूल। साइन रूल क्या है, मुझे देखना है कि log x का वैल्यू कब पॉजिटिव हो रहा है और कब नेगेटिव हो रहा है। सो वी हैव y इक्वल्स टू log x टू द बेस a, ठीक है, और मेरा a का वैल्यू 0 और 1 के बीच है, और मैंने x का वैल्यू यहां पर लिया हुआ है, यहां पर x का वैल्यू, इधर x का वैल्यू 1 है, ठीक है। सो मैं 0 और 1 के बीच ले रही हूं x का वैल्यू, तो x का जो कॉरेस्पॉन्डिंग y का वैल्यू होगा, x के कॉरेस्पॉन्डिंग जो y के वैल्यूज होंगे, ठीक है, जो y के वैल्यूज होंगे, सो दीज वैल्यूज आर ऑल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। जब x का वैल्यू 0 और 1 में हो रहा है तो y का वैल्यूज सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, है ना। मतलब यहां पर मैं जब log x की वैल्यू पुट करूंगी, मतलब x की वैल्यू पुट करूंगी तो मुझे log x का वैल्यू मिलेगा, log x का मिलेगा, मतलब log x ही y है। सो y का वैल्यू मुझे, जब मैं x की वैल्यू 0 और 1 में लूंगी तो y का वैल्यू मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में y क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट इज y एक्सिस इज पॉजिटिव। ये जो पार्ट है ये पॉजिटिव y एक्सिस है ना, मतलब y की वैल्यू पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। दैट मीन्स जब x का वैल्यू 0 और 1 में हम लेंगे तो log x का वैल्यू क्या होगा, तो log x टू द बेस a, मतलब जो कि मेरा y है, y की वैल्यू पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सो log x टू द बेस a इज ग्रेटर देन 0, मतलब log x टू द बेस a इज पॉजिटिव जब a की वैल्यू 0 और 1 के बीच होता है। तो ये कंडीशन, इस कंडीशन के लिए हम बोल रहे, ठीक है। सेम यही कंडीशन रहेगा। अभी क्या हो रहा है, सेम कंडीशन रहेगा, और अभी मैं x को ग्रेटर देन 1 ले रही हूं, मतलब इस तरफ, ठीक है, ग्रेटर देन 1। तो देखो y की वैल्यूज क्या आ रहे हैं, y की वैल्यूज सब फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट क्या है, y नेगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, है ना। दिस इज द नेगेटिव साइड ऑफ y एक्सिस। दैट मीन्स log x की वैल्यू नेगेटिव आएगा जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा। तो log x की वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। log x टू द बेस a इज नेगेटिव। ओके, कुछ ऑब्जर्वेशंस है तो आप प्लीज उसको नोट करके लिखना। सो फर्स्ट इज कि इफ a ग्रेटर देन 0, अगर मैं बेस ग्रेटर देन 0 एंड बेस नॉट इक्वल्स टू 1, विच आई टेक ऑलवेज, तो ये बाय डेफिनेशन हमको लेना पड़ता है। सो देन अगर log x1 का वैल्यू सेम होता है log x2 से, देन वी कैन से दैट x1 इज इक्वल टू x2, ऑलराइट। और कन्वर्सली अगर हम बोलते हैं कि x1 का वैल्यू x2 के साथ दोनों वैल्यूज सेम है,
तो हम बोल सकते हैं कि log of x1 इज इक्वल्स टू log x2। तो अगर x1 x2 के बराबर होता है तो फिर log x1 भी log x2 के बराबर होता है। ओके, सो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ कि log x1 टू द बेस a इज इक्वल्स टू log x2 बेस a implies and implied by x1 इज इक्वल टू x2। सो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट सा नोट है, सो दिस इज़ वेरी यूजफुल। ओके, नेक्स्ट हम जाते हैं, एक नोट है नंबर 2 कि जब बेस ग्रेटर देन 1 होता है और जब बेस 1 और 0 के बीच में होता है तो क्या होता है। तो हम थोड़ा ग्राफ देखेंगे। सो ये जो ग्राफ है, दिस इज एक्चुअली नॉर्मल लॉगरिथम का ग्राफ है वेयर a इज़ ग्रेटर देन 1। ठीक है, जैसे अगर मैं log x बेस 10 का ग्राफ लूँ तो कुछ ऐसा आएगा। ऑलराइट, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे जैसे x का वैल्यू इंक्रीज़ कर रहा है, तो जिसको नंबर लाइन पता है तो दे नो कि जैसे मैं राइट साइड जाती हूँ x एक्सिस की, x का वैल्यू इंक्रीज़ होता है। तो जैसे x का वैल्यू इंक्रीज़ होता है तो log x का वैल्यू भी इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि ये ग्राफ देखो ऊपर उठ रहा है ना। तो मतलब जैसे x का वैल्यू इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब अगर इधर मेरा x1 होता है, इधर मेरा x2 होता है, तो अगर x2 ग्रेटर देन x1 हो रहा है, x2 ग्रेटर देन x1 हो रहा है, तो फिर log x2 की वैल्यू भी log x1 से ज़्यादा हो रहा है। तो इसीलिए ग्राफ अपवर्ड मूव कर रहा है, क्योंकि log x इंक्रीज़ हो रहा है जब x की वैल्यू इंक्रीज़ हो रहा है। ऑलराइट, फिर हम थर्ड नोट पे आएंगे कि a का वैल्यू 0 और 1 के बीच है। तो जब a का वैल्यू 0 और 1 के बीच है, ऑलराइट, तो क्या हो रहा है, जैसे x2 का वैल्यू बढ़ रहा है, मतलब जैसे मैं x2 मतलब जैसे मैं राइट साइड जा रही हूँ x एक्सिस की, तो x का वैल्यू बढ़ रहा है। जैसे x का वैल्यू बढ़ रहा है बट log का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए यू कैन सी दिस डाउनवर्ड एरो कि नेगेटिव में जा रहा है। ऑलराइट, जैसे ही x का वैल्यू बढ़ रहा है log का वैल्यू कम हो रहा है, log x का वैल्यू घट रहा है। सो जैसे ही x2 ग्रेटर देन x1 होता है, बट log x2 का वैल्यू log x1 से कम हो रहा है। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट लॉगरिथम, दो नॉट ऑल, मतलब मोस्ट ऑफ द चीज़ें हमने कवर कर लिया है। जैसे हायर क्लासेस में और भी सारे चीज़ें मिलेंगे, जैसे log एक फंक्शन है एंड लॉगरिथम इज़ द इन्वर्स फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशिएशन, लॉग फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करना, डेरिवेटिव निकालना, इंटीग्रेट करना। सो ऐसे बहुत सारे कुछ चीज़ें हैं, एक्सपांशन है। सो ये हायर क्लासेस में आप लोगों को मिलेगा। बट इस वीडियो को बनाने का इंटेंशन यही था कि जिनको लॉग पहली बार मिला है कोर्स में, तो उनका एक बेसिक सा आइडिया, कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए, तो यही मोटिव था मेरा। ओके, सो अगर आपको किसी भी चीज़ का कोई कन्फ्यूजन हो रही है तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं रिप्लाई करूँगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।